हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। उसके हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले थे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को हमारी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो 51 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा ये समझता है कि अगर एक मिट्टी के गोले को चपटा कर दिया जाए तो मिट्टी की मात्रा उतनी ही रहती है। पियाजे के अनुसार इसे क्या कहते हैं? देखिए, ये पियाजे के कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट का क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए शेप बदल गया है, यानी कि जो गोला है वो चपटा कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वही है, मात्रा उतनी ही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसलिए जो बच्चा जो ये समझ पा रहा है कि अपीयरेंस बदलने से उसकी क्वांटिटी सेम रह सकती है, तो उसे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, कंजर्वेशन उसे अच्छे से आने लगा है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? नहीं। हतोत्साहित किया जाना चाहिए? नहीं। हम मातृभाषा को हिंडर कभी नहीं समझेंगे। स्वीकार किया जाना चाहिए और सीखने के एक संसाधन यानी एक रिसोर्स के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी हाँ, मातृभाषा हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लर्निंग को सबसे प्रभावी कब माना जाता है? जब वो शिक्षक केंद्रित हो, यानी सिर्फ और सिर्फ टीचर के बारे में बात हो, टीचर्स की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जब बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय रूप से याद करें, यानी कि वो समझे नहीं, बस सिर्फ रट्टा मारते रहे। जी नहीं। जब बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में शामिल हो, यानी कि वो क्रिएटिव हो, तो एक्टिव, मीनिंगफुल एंड मेकिंगफुल लर्निंग हो रही हो, तब बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, यानी तभी हमारा अधिगम प्रभावी होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार पूरी तरह से स्वतंत्र है? कभी नहीं मिलते। दूसरा बी ऑप्शन आपका, शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक साथ मिल जाते हैं। केवल भाषा ही विचार को जन्म देती है और दोनों का संज्ञानात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये आपका गलत है कि दोनों का संज्ञानात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाषा केवल विचार को जन्म देती है, ये भी आपका गलत है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये भी वाइगोत्स्की नहीं कहते। वाइगोत्स्की का कहना है कि शुरुआत की जब अवस्था होती है बच्चे की, उसमें थॉट और लैंग्वेज दोनों अलग अलग तरीके से स्वतंत्र होते हैं और बाद में जाकर वो एक साथ मिल जाते हैं या एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका बी करेक्ट आंसर है। यदि कोई शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ती है तो वो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? रटकर सीखने का? नहीं। कंडीशनिंग का? सजा और इनाम का? या सार्थक दिगम का? देखिए, वो क्या कर रही है, वो एक मीनिंगफुल लर्निंग कर रही है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। जब आपके पुराने ज्ञान में अगर नए ज्ञान को जोड़ दिया जाएगा तो आप अच्छे तरीके से सीखेंगे, इसी से आपका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होगी। डिस्फेजिया विकार से संबंधित क्या है? देखिए, डिस्फेजिया ये जो विकार होता है वो भाषा और संप्रेषण से रिलेटेड होता है, यानी कि जब आपको लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में कठिनाई आएगी तो आपको डिस्फेजिया हो सकता है। और डिसकैल्कुलिया अगर होता तो ये गणित की कठिनाई होती, डिस्ग्राफिया होता तो ये लिखने की कठिनाई होती। एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि पानी बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार का है? अभिसारी, अपसारी, स्मृति आधारित या बंद अंत वाला क्वेश्चन ये है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन वो पूछ रही है वो आपका अपसारी है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, क्योंकि जब टीचर पूछ रही है पानी बचाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये तरीका सिर्फ एक नहीं होगा, कई तरीके हो सकते हैं, यानी कि कई संभावित उत्तर वाला ये प्रश्न है, इसलिए आपका भी करेक्ट आंसर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को फॉर्मूला रटाना? नहीं। बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना? बिल्कुल सही। इंजीनियर बनवाना या कठिन सवाल पूछकर बच्चों को डराना? जी नहीं, आपका बी करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है?
समावेशी शिक्षा में आप क्या करते हैं, चाहे बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे वो किसी भी एबिलिटी का हो, वह मंद बुद्धि हो या प्रतिभाशाली हो, इन सभी को हम क्या करते हैं, एक समान तरीके से अलग अलग डिफरेंट आप मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको बांट कर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप उसे सपोर्ट करें और उसके अनुसार ही आप उसको अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, तो इसमें आपको अलगाव बिल्कुल नहीं है, सहानुभूति नहीं दिखानी है, लेबलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपका आंसर है समता और समान अवसर। बच्चों को हमें समान अवसर देने हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए, प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके जो सही क्रम है आपका, वो है आपका आएंगे तो जब बच्चा सेंसेस का इस्तेमाल करता है वहां पर संवेदी प्रेरक, यह पहली स्टेज है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद आएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद आएगा आपका अमूर्त। ठीक है, जब बच्चा आपका, इसको आप कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मूर्त को आप बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पूर्व को आप प्री ऑपरेशनल बोलेंगे और संवेदी को आप सेंसरी मोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको SPCF इस तरीके से, ये आपका सीरियल है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक भी हो सकती है। यानी कि पहले संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, फिर अमूर्त। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका कथन और कारण का है। इस क्वेश्चन को देखिए, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जी नहीं। शिक्षा केवल किताबों से होनी चाहिए, संदर्भों से नहीं। जी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं शिक्षा कर सकते हैं, हमें उसे बाहरी दुनिया में उसके एनवायरनमेंट से भी बच्चे को जोड़ना पड़ता है। इसलिए ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों सही है? नहीं। ए सही, आर गलत? नहीं, ए और आर दोनों ही गलत है। ए गलत, आर सही, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही बातें जो दी गई हैं वो दोनों की दोनों ही गलत है। बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, ये सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से समान है, ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। बच्चे जन्म से ही दुष्ट होते हैं, उन्हें सुधारना होता है। बच्चे खाली स्लेट होते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है, यानी चाइल्डहुड आपका क्या है? ये सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से समान है? जी नहीं, हर संस्कृति, हर समाज में जो बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की जो परंपराएं या अवधारणा है वो अलग हो सकती है। किसी सोसाइटी में बच्चों को कम उम्र से ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, और जबकि दूसरे समाज में वो काम अलग उम्र में भी हो सकता है। इसलिए ये आपका गलत है। ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। देखिए, ये सही है क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड सिर्फ और सिर्फ एज नहीं है, वो सोसाइटी और कल्चर का मिक्सर भी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। मचान यानी स्कैफोल्डिंग की तकनीक में क्या शामिल है? बच्चे को उत्तर बता देना, बच्चे को अटकने पर संकेत देना, इशारे देना और मदद प्रदान करना, बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देना, बच्चे को बिना मदद के छोड़ देना। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक ऐसी गैप जिसमें आप संकेत, इशारे या मदद देते हैं बच्चे को। जैसे कुछ चीजें बच्चे को आती हैं, आप उसको थोड़े से संकेत, क्लूज देंगे तो बच्चा अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा और वो अचीव कर लेगा जो वो अचीव करना चाहता है। यानी कि जो संकेत, इशारे और मदद आप बच्चे को देते हैं टेम्पररी, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, 64 क्वेश्चन है आपका। प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान का स्रोत क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक है? जी नहीं। केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता। केवल शिक्षक? जी नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव और अन्वेषण यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन, यानी आप कुछ करके सीख रहे हैं और आप जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्ट, उनसे आपकी जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी प्रगतिशील शिक्षा में क्या किया जाता है, आपको एक्सपीरियंस कराई जाती है चीजें, और अन्वेषण यानी आपको एक्सप्लोर करने के लिए पूरे मौके दिए जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति भविष्य में क्या बन सकते हैं? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कई ऐसी बुद्धि की बात की है जिसमें जो बच्चे हैं उनके बारे में कि उनके पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो यानी कि जो बच्चा स्थानिक बुद्धि में इंटेलिजेंट होगा या उसकी स्थानिक बुद्धि ज्यादा होगी,
तो आगे चलकर आपका वास्तुकार या चित्रकार बन सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा कारक बच्चों के अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जिज्ञासा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो आपका अधिगम है उसको, उसके लिए जो नेगेटिव चीज है वो आपको बतानी है। जिज्ञासा जी नहीं। शिक्षक का सहयोगी रवैया, इससे भी बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। तनाव और चिंता, इससे बच्चे को दिक्कत आ सकती है। आंतरिक विवेचना, इससे भी नहीं। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर बच्चा ज्यादा तनाव महसूस करेगा तो वो अधिगम ठीक से नहीं कर पाएगा। एक बच्चा अपनी मातृभाषा बहुत आसानी से सीख लेता है, लेकिन स्कूल में दूसरी भाषा सीखने में उसे व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। चोम्स्की के अनुसार मातृभाषा सीखने की सहज क्षमता क्या कहलाती है? देखिए चोम्स्की जो है वो आपके कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक डिवाइस पाया जाता है जिसे आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। यानी कि बच्चे में जन्म से ही भाषा को सीखने की क्षमता होती है, और बच्चा मतलब जो आपकी मातृभाषा है वो बच्चा उसको बिना किसी एफर्ट के सीख लेता है। उसमें एक इनेट कैपेसिटी होती है, यानी कि वो उसमें अंदर से ही एक डिवाइस आती है जिसको आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है इसमें, यहाँ पे किसकी बात की गई है? चोम्स्की की बात की गई है। इसलिए आपका एलएडी, उन्होंने एलएडी की बात की गई है। अगर यहाँ पर जेडपीडी, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये अलग होता है। इसमें आपका टेम्पररी हेल्प के बारे में बात की जाती है जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है, इसलिए दोनों को में कंफ्यूज नहीं करना है। आपका आंसर ए है। एनईपी 2020 में परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, छात्रों को सजा देना, राष्ट्रीय स्तर पर आकलन मानकों को तय करना, शिक्षकों को निकालना, केवल बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना। सही आंसर है आपका राष्ट्रीय स्तर पर आकलन मानकों को तय करना। देखिए, परख असेसमेंट से जुड़ी हुई जो नेशनल लेवल की इनिशिएटिव होती है वो है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क को मजबूत करना, यानी कि जो आपके जो तय किए गए स्टैंडर्ड है उसके जो फ्रेमवर्क है उसको आप मजबूत करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का ही आकलन का मानक है। भी आपका सही आंसर है। सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग का मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, असेसमेंट के 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के बाद अचीवमेंट को एसेस करना। ठीक है, असेसमेंट अगर यहाँ पे ऑफ होता तो यानी कि लर्निंग के बाद में जो आपने अचीव किया है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, दूसरा है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है लर्नर खुद अपनी लर्निंग को मॉनिटर और एसेस करता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट। लास्ट है आपका पीयर असेसमेंट। तो जो आपका सीखने के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग का मुख्य बिंदु क्या होगा? छात्र द्वारा स्वयं का आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट, और सहपाठी आकलन यानी पीयर असेसमेंट। ये आपका करेक्ट आंसर है। गतिक विकास सकल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी मोटर डेवलपमेंट आपका ग्रॉस टू फाइन की ओर होता है। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है जो आपकी बड़ी वाली मसल्स होती हैं उनका, फाइन का मतलब है आपकी छोटी मसल्स। तो इसका मतलब है आप पहले उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखते हैं फिर पूरे हाथ से गेंद फेंकना। जी नहीं, पहले आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करती हैं, फिर आप धीरे धीरे फाइन की तरफ जाते हैं। पहले आप पूरे हाथ से बड़ी चीजों को पकड़ना सीखेंगे जैसा बच्चा सीखता है, फिर छोटी छोटी चीजों से वो सूक्ष्म पकड़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बी आपका करेक्ट आंसर। एक शिक्षिका बच्चों को समस्या का समाधान खोजने के लिए समूह में चर्चा करने के लिए कहती है, तो किस विधि का उपयोग कर रही है? व्याख्यान विधि नहीं, पढ़ने की विधि नहीं, ड्रिल अभ्यास नहीं, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग का इस्तेमाल कर रही है, यानी सहयोगियों के साथ वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही है। बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छी पहचान क्या है? बच्चे चुपचाप शिक्षक की बात सुन रहे हैं? नहीं। शिक्षक बोर्ड पर लिख रहा है, बच्चे कॉपी पर लिख रहे हैं? नहीं। बच्चे विभिन्न गतिविधियों अन्वेषण में सक्रिय रूप से व्यस्त हैं, यानी बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं और पूरी तरह से एक्टिव है। तो सी आपका बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये आपका कारण और कथन से क्वेश्चन है। लड़कियों की स्वाभाविक रूप से गणित में कमजोर माना जाता है और गणितीय क्षमताएं लड़कों में जैविक रूप से
अधिक होती है। देखिए किसी भी विषय की अगर बात की जा रही है और उसको आप सिर्फ और सिर्फ जेंडर से जोड़ रहे हैं तो ये आपका क्लासिक जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी कि किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी को केवल जेंडर के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। यानी दोनों ही बातें जो लिखी हुई हैं वो दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं? जी नहीं, ए और आर दोनों ही गलत हैं क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग क्या करता है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, अधिगम को सुगम बनाता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे के जेड पी डी में मदद करते हैं, शिक्षक का काम खत्म कर देता है। देखिए सही उत्तर है आपका सी, बच्चे एक दूसरे की जेड पी डी में मदद करते हैं, यानी पीयर ट्यूटरिंग में एक बच्चा दूसरे बच्चे की लर्निंग में सपोर्ट करता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। पियाजे की थ्योरी में जब बच्ची ये सोचने लगती है कि अगर मैं एक फूल हूं तो सूरज मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो ये किस प्रकार की सोच है? देखिए ये है आपकी एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। यानी इसमें बच्चा हर नॉन लिविंग चीज को, हर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटीज देने लगता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, लिविंग क्वालिटीज देने लगेगा। यानी कि सूरज मुस्कुरा रहा है तो चांद मेरे साथ चल रहा है, मेरी गुड़िया दुखी है, ये सब बच्चे में एनिमिज्म के कारण आ जाती है। बी, जी बात आपका सही आंसर। समावेशी शिक्षा में लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने की क्षमता वाले छात्र के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? उसे दूसरी मंजिल पर कक्षा देनी चाहिए। जैसे चलने फिरने में समस्या है, आप उसको दूसरी मंजिल में कक्षा कैसे दे सकते हैं? बाधा मुक्त वातावरण, रैंप और लिफ्ट प्रदान करनी चाहिए, ये बात तो सही है। उसे स्कूल आने से मना कर देना चाहिए? जी नहीं, ये तो आप कर ही नहीं सकते। उसे स्कूल भेजना, ये कोई स्कूल में वातावरण क्रिएट करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि उसे आप बाधा मुक्त वातावरण दे सकते हैं, रैंप है, लिफ्ट है, जिससे उसे चलने फिरने में जो कठिनाई है उससे उसे ज्यादा परेशानी ना आए। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न रंग, आकार, बनावट वाले ब्लॉक लाता है, वो बच्चों को इन ब्लॉक्स के साथ खेलने देता है। ये गतिविधि बच्चों को किस प्रकार से मदद करेगी? केवल क्या होगा, इससे बच्चे का संज्ञानात्मक और तार्किक दोनों ही विकास होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे ब्लॉक्स से खेलते समय क्या करेंगे, शेप्स को कंपेयर करेंगे, फिर उनके साइज को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, उन्हें सॉर्टिंग करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप समझेंगे आपस में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास, भाषा विकास या नैतिक विकास नहीं, संज्ञानात्मक और तार्किक विकास भी उनका डेवलप होगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक कैसे प्रश्न पूछ सकता है? देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आपको हमेशा ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछने हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स वो सोच सके। ठीक है, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, ये एक शब्द में आंसर दे दिया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, ये भी एक शब्द में है। यदि तुम इस समस्या का सामना करते तो इसे कैसे सुलझाते और क्यों? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी इसका कई मल्टीपल तरीके से बच्चा सोच सकता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ठीक होगी या बढ़ेगी। वाइगोत्स्की की थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या नैतिक विकास? आंसर है आपका सी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है। प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? जो बच्चे गिफ्टेड हैं आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? उन्हें वही काम बार बार देंगे तो नहीं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य देने चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, कक्षा के सबसे कमजोर बच्चों के साथ ही उनकी गति सीमित रखनी चाहिए नहीं, आप उन्हें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग करने वाले उन्हें काम देंगे। यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में सही है, यानी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस के बारे में क्या बात सही दी है? ये बच्चों की मूर्खता को दर्शाता है? नहीं, ये उनके परिवेश और अनुभवों के आधार पर बनाई गई सहज समझ है। हो सकता है शिक्षक को इसे तुरंत सजा देकर सुधारना चाहिए? नहीं, सजा तो हम देनी ही नहीं है। इनका अधिगम में कोई महत्व नहीं होता? जी नहीं, इनका अधिगम में पूरी तरह से महत्व है। ये उनके परिवेश और अनुभवों के आधार पर बनाई गई एक सहज समझ है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों को उनके ग्रेड के आधार पर लेबल किया जाना चाहिए, जैसे होशियार और कमजोर। जी नहीं, हम बच्चों की लेबलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। लेबलिंग से बच्चे अधिक प्रेरित होते हैं। जी नहीं, लेबलिंग तो बच्चों की करनी ही नहीं है, इससे बच्चे वीक या कमजोर ऐसा हम किसी भी बच्चे को नहीं बोल सकते। किसी को वीक चाइल्ड, किसी को इंटेलिजेंट चाइल्ड, ऐसे लेबल्स हम उनको नहीं दे सकते, ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये उनके इंटेलिजेंस को भी कम कर सकते हैं। यानी स्टेटमेंट और रीजन दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर। जब बच्चा किसी समस्या को हल करते समय अपनी पुरानी सफल रणनीतियों का उपयोग करता है तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, इसे हम कहेंगे एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? इसे सिमिलरिटी के आधार पर पुराने अनुभव या स्ट्रेटेजी को नई सिचुएशन में अप्लाई करना एनालॉजी होती है। ठीक है, जैसे बच्चे ने एक प्रकार का पजल है आपका, फिर उसने किसी स्ट्रेटेजी से उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, किसी पजल को बच्चे ने क्या किया, सॉल्व कर लिया, और फिर जब उसके पास में एक नया सिमिलर पजल आएगा तो वो उसी स्ट्रेटेजी को पहले एक्सेप्ट करके यूज करेगा, यानी कि वो प्रीवियस जो उसका एक्सपीरियंस है उसका वो प्रोडक्टिव यूज भी करेगा, यानी कि एनालॉजी आपका सही आंसर। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों को डांटने के अवसर देती हैं। जी नहीं, बच्चों को सोचने के तरीके, अंतर्दृष्टि देती हैं और समाधान पहचानने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही, आपका करेक्ट आंसर है। कम अंक देना, अक्षमता दिखाना, ये सही नहीं है। कोई भी नेगेटिव चीज या नेगेटिव वर्ड जो बच्चों के बारे में हो उस पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। किसी कार्य को करने में बार बार मिली असफलता के बाद व्यक्ति ये मान लेता है कि वो कभी सफल नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा? देखिए, जब आप किसी काम को करते हैं बार बार और उसमें फेलर आपको मिलता है, फिर आप सोचने लगते हैं कि अब मैं चाहे कितनी ही बार इसको करूं लेकिन ये काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस इसको कहते हैं, यानी सीखी हुई लाचारी। अब आप सीखने में बिल्कुल खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। भी आपका करेक्ट आंसर है। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना किसने की थी कि इसमें महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया है? तो देखिए, कोल ऑप्शन देखिए, जीन पियाजे ने, कैरोल गिलिगन ने, वाइगोस्की ने या सिगमंड फ्राइड ने। आंसर है आपका कैरोल गिलिगन ने। सो देखिए, कोल इन्होंने कहा था कि कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें जो महिलाएं हैं उनके दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कहा था कि जो मॉरल रीजनिंग जिसमें देते हैं उसको केवल जस्टिस बेस्ड फ्रेमवर्क से देखना पर्याप्त नहीं होगा। केयर है, रिलेशनशिप्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मॉरल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए कोलबर्ग की थ्योरी की केयर पर्सपेक्टिव वाली क्रिटिसिज्म से ये आपकी कैरोल गिलिगन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं, इरादों, मूड को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, संगीतमयी, भाषाई। देखिए, ये आपके जो दो वर्ड है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इन दोनों में ही बहुत ही माइनर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होगा आपका इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, यानी कि खुद के अंदर देखना। और इंटर का मतलब क्या होगा? इंटर इंटर का मतलब होता है बाहर या दूसरों की भावनाओं को या दूसरों के इमोशंस को समझना। जैसे इंटर स्टेट होता है, इंटरनेशनल होता है, जिसमें बाहर के देशों के साथ में या बाहर के स्टेट्स हैं उनके साथ में उनके बारे में बात की जाती है, उनके साथ में प्रतियोगिता की जाती है। इसी तरह से इंटरपर्सनल यानी कि बाहर के व्यक्ति दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके थॉट्स और विचारों को जानना। तो गार्डनर ने क्या कहा है? दूसरों की भावनाओं को जानना, इरादों, मूड को समझने की क्षमता आपकी क्या होगी? इंटरपर्सनल। भी आपका करेक्ट आंसर है। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड में शिक्षण किस दिशा में होता है? देखिए, जो आपका डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें जनरल रूल से कहाँ जाएंगे आप? एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो ये आपका डिडक्टिव मेथड कहलाएगा। यानी टीचर ने पहले रूल बताया, फिर उस स्टूडेंट ने उस रूल को क्या किया? डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? रूल यानी कि नियम से
उदाहरण की तरफ। ये आपका करेक्ट आंसर है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण बताइए। जो बाहर से आपको अभिप्रेरणा दी जाएगी उसका उदाहरण बताइए। पढ़ने में मजा आना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। विषय में गहरी रुचि होना, ये भी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। माता पिता से साइकिल पाने के लिए 90% अंक लाना, ये आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है। यानी कि आप किसी एक बाहर से आपको मोटिवेशन मिला, उसके लिए आपने मेहनत की, यानी एक साइकिल पाने के लिए आपने 90% मार्क्स लेकर आए हैं, ये आपको बाहर से प्रेरणा दी गई है। नई जानकारी की खोज करने की उत्सुकता, ये भी आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को कक्षा के नियमों तय करते समय बच्चों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। इससे बच्चों में स्वनियमन और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर और ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिज्म अर्थ क्या है? खुद के अलावा दूसरों के नजरिए को समझ पाना, स्वार्थी होना, अपनी चीजें किसी को ना देना, या दूसरों की मदद करना। ये जीन प्याजे जो आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने एक टर्म ली है ईगो सेंट्रिज्म। यानी कि बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, यानी उसे लगता है कि पूरी दुनिया वो सिर्फ और सिर्फ वही केंद्र में है। यानी कि जो बच्चा है वो दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने में क्या करता है, डिफिकल्टी समझेगा। यानी बच्चा ये मान सकता है कि जो वो देख रहा है सामने वाला भी वही देख रहा होगा। जैसे अगर बच्चा किसी जगह पे बैठा है जहां उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो मान सकता है कि सामने वाला बैठा जो व्यक्ति है उसके साथ वो भी उसी ऑब्जेक्ट को देखेगा। यानी बच्चा जानबूझकर सेल्फिश है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ही होता है सेल्फिशनेस। यानी बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में कठिनाई देगा, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के नजरिए को, या थोड़ा स्वार्थी हम कह सकते हैं इसको, हो सकता है वो दूसरे के नजरिए को नहीं समझेगा। तो खुद के अलावा दूसरों के नजरिए को ना समझ पाना ईगो सेंट्रिज्म, ये आपका करेक्ट आंसर है। मूर्त संक्रिया अवस्था की आयु सीमा क्या है? देखिए, ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ये जीन पियाजे की थ्योरी है, उसमें उन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस बताई हैं। एक तो आपकी सेंसरी मोटर, फिर आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर आपकी कॉन्क्रीट, और फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो सेंसरी मोटर है उसकी आपकी उम्र है 0 से 2, ठीक है, और जो प्री ऑपरेशनल है उसकी आपकी 2 से 7, और कॉन्क्रीट की आपकी 7 से 11, और फॉर्मल में आप 11 वर्ष के बाद के बच्चे, यानी कि जो किशोरावस्था है उनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि आपकी सी, इसकी उम्र है 7 से 11, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, समावेशी यूडीएल का फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इसका बेसिक आइडिया है लर्निंग एनवायरनमेंट और टीचिंग मेथड्स को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि विभिन्न प्रकार के जो लर्नर्स हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन है उनका वो सही तरीके से हो सके थी। यानी कि किसी को विजुअल सपोर्ट की आवश्यकता है, किसी बच्चे को, किसी को ऑडियो में दिक्कत है, तो क्या करेंगे आप, इसलिए इसको एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचिंग को फ्लेक्सिबल और असेसिबल बनाना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो एक आपको डिजाइन सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन आपको तय करना है, जिससे कोई भी बच्चा जिसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी फील होती है या वो समान नहीं है, तो उन्हें किसी भी तरह की समस्या उसमें ना आए, वो एक साथ बैठकर सभी बच्चों के साथ में लर्निंग कर सकें। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग तैयार किया जाता है। एक शिक्षक बच्चों को उनके काम को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देता है, ये किस प्रकार का आकलन हो सकता है? देखिए, इसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक आकलन। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए फीडबैक, ये आपका फीडबैक। ठीक है, टीचर अगर लर्निंग के दौरान फीडबैक देकर बच्चे के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद कर रही है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, लर्निंग को इम्प्रूव करना। विकास की निरंतरता बनाम असंतता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी,
विवाद में पियाजे का सिद्धांत किस पक्ष का समर्थन करता है? देखिए सही आंसर है आपका डिसकंटिन्यूटी। बी बी जो है वो आपका सही आंसर है। देखिए पियाजे ने क्या किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी उनके बारे में बात की है। तो हर स्टेज में क्या है, थिंकिंग का एक अलग क्वालिटी पैटर्न उन्होंने बताया है। ठीक है, इसलिए पियाजे का स्टेज थ्योरी डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस स्टेज बेस्ड पर्सपेक्टिव से समझने में सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि विकास स्पष्ट चरण और स्टेजेस में होता है। जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाने वाला वाक्य क्या है? लड़के और लड़कियां दोनों रो सकते हैं, इसमें समानता की बात है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से भावुक होती हैं और लड़के मजबूत होते हैं। इसमें आपको जेंडर स्टीरियोटाइप बिल्कुल दिखाई दे रहा है। महिलाएं फाइटर पायलट बन सकती हैं, इसमें नहीं। पुरुष अच्छे रसोई हो सकते हैं, इसमें भी समानता की बात की गई है। यानी बी, यहाँ पर लड़कियों को भावुक और लड़कों को मजबूत। ठीक है, यानी उन्हें एक टैग दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को कहाँ से जोड़ा माना जाना चाहिए? देखिए एनसीएफ 2005 कहती है कि केवल विदेशी किताबों से ज्ञान को जोड़े नहीं, स्कूल के बाहर के जीवन से, केवल परीक्षा हॉल से, प्रयोगशाला से नहीं। ज्ञान को आप स्कूल के बाहर तक लेके जाइए, बच्चों को लर्निंग जो बाय डूइंग करवाइए, यानी उन्हें देखकर सीखकर एक्टिव होकर सीखने दीजिए। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। बच्चों के अधिगम में संकेत और मदद देना किसका हिस्सा है? देखिए जो संकेत और मदद हम पिछले क्वेश्चंस में मदद पढ़ चुके हैं, ये स्कैफोल्डिंग का ही हिस्सा है। यानी कि आप बच्चे को किसी एक काम देते हैं, कोई कठिन काम करने के लिए आपने बच्चे को दिया और बच्चा उसमें से कुछ हद तक काम खुद कर लेता है, लेकिन उसे यहाँ तक पहुंचने में कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप उसे कुछ क्लूज दे देंगे या कुछ मदद दे देंगे जिससे वो इस को अचीव कर लेगा। ठीक है, इसको आप कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ये आपका असर्शन और रीजन से है। बच्चों को सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए ताकि कक्षा में शांति बनी रहे। नहीं, हम बच्चे को बिल्कुल ही हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछना बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता है। सवाल पूछने से कक्षा का अनुशासन खराब होता है, जी नहीं, ये गलत बात है। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो इतने जो उसके डाउट्स हैं वो उन्हें क्लास में पूछे। यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समावेशी शिक्षक क्या करेगा भाई? विषय का प्रकांड विद्वान होगा, कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखेगा, छात्रों की विविधता के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाएगा, जी नहीं। एक समावेशी शिक्षक क्या करेगा? जो बच्चों की डाइवर्सिटी है, यानी बच्चे की जो विविधता है उसके प्रति वो संवेदनशीलता रखेगा और सम्मान रखेगा। यानी वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, जो उनकी विविधता है उनको वो फैसिलिटेट करेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पीडीएफ के 100 सीडीपी के क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। हमने सिर्फ आंसर याद नहीं किए बल्कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, गार्डनर, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट, मोटिवेशन, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि 100 क्वेश्चंस को केवल एक बार देखकर छोड़िए मत। ठीक है, कम से कम एक बार और देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। और अगर आपको ये सीडीपी की जो वीडियो है यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके इन 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीटेट 2026 के लिए तैयारी अपनी मजबूत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।